आज के इस मोस्ट आइकॉनिक क्लास में हम सब कवर करेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को और इस चैप्टर की समरी को। सो हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के थर्ड चैप्टर नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और इसके ऑथर इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी। आज की ये क्लास नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के समरी और इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन्हें क्वेश्चन बैंक से लिया गया है तथा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जामिनेशन 2025 के लिए, उन क्वेश्चन के साथ आज मैं इस लेक्चर को कवर करूंगा। सो स्टूडेंट, आइए इस खूबसूरत से क्लास की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास रहेगा हमारे लिए इस क्लास में। जैसा कि अपने लास्ट क्लास में हमने जाना था कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये एक लिरिक है, यानी कि आप चाहें तो इसे गुनगुना सकते हैं, आप इसे चाहें तो गा सकते हैं। यह दरअसल एक गेय पद है जिसे आप एक सुर में, एक धुन में गा सकते हैं। ये ऑप्टिमिस्टिक कम पेस्टिमिस्टिक पोयम है, यानी एक ऐसी कविता जो आशावाद और निराशावाद दोनों का ब्लेंडिंग है, दोनों का मिश्रण है। दोनों चीजें इस पोयम में W.H. ऑडेन साहब ने दिखाया। इस पोयम के राइटर पोएट हैं W.H. ऑडेन, जिनका जन्म 1907 में हुआ और इनकी मृत्यु 1973 में हुई। इन चीजों को जरूर याद रखिए, ये आपके लिए MI कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन्हें जरूर याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम के MCQ की दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की दृष्टि से इस टाइप के कॉन्सेप्ट को याद रखना बहुत जरूरी होता है। अपने 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने यही सारी चीजें वॉच की है कि क्या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ राइटर मैं आपको चाहूंगा कि आप हर चैप्टर के इस मेन इंट्रोडक्शन को निकालिए। आपके पास रेनबो है 12th क्लास की बुक, वहां से भी आप फिल्टर कर सकते हैं, या फिर आप मेरे द्वारा लिखी गई किताब इंस्पिरेशन 4.0 को परचेज कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। आज W.H. ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 में हुआ और इनकी डेथ 29 सितंबर 1973 में हुई। यही है हमारे W.H. ऑडेन अंकल। ये एंग्लो अमेरिकन पोएट है, ये एक विगोरस पोएट भी है। इस चीज को आप कीप इन माइंड, ब्रेन में रख लीजिए कि ये एक एंग्लो अमेरिकन पोएट है, एक विगोरस पोएट है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। He was famous for, और वो प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? अपनी स्टाइलिश और टेक्निकल अचीवमेंट्स के लिए। सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखते, उसमें टेक्निकल सेंस भी देते हैं, उसमें तकनीक होती है, उसमें तर्क होता है, उसमें लॉजिक होते हैं। ऐसी पोएम्स लिखते हैं हमारे W.H. ऑडेन। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की समरी का, जिसे आप हिंदी में सारांश के नाम से जानते हैं, यानी कि पूरी कविता का निचोड़। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, अब 2.5 से 3 घंटे की फिल्म आप अपने दोस्त को 5 मिनट में ही बता देते हैं कि इस फिल्म में क्या क्या हुआ। 3 घंटे की फिल्म को 5 मिनट में आपने बता दिया, तो आपने दरअसल क्या किया है? उस मूवी को समराइज किया है, उस मूवी का सारांश बताया है आपने। वही चीज हम भी करते हैं, अपने चैप्टर्स की सारांश निकालते हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स पॉइंट को लेके बात करते हैं। मैंने आपको ये जो सारांश दिया है, ये जो समरी दी है,
वो अपने आप में इस पूरे चैप्टर को कवर करती है। तो ये लिखा लिखाया रटा रटाया समरी नहीं है, ये आपके लिए बहुत ही लॉजिस्टिक समरी लेकर आया हूं मैं। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले ले, हमें इसके और भी स्लाइड देखने हैं, समरी इतनी ही नहीं है, आगे भी बढ़ना है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। याद रखिए, मैं हमेशा बताता हूं कि जब भी चैप्टर का नाम लिखा जाता है तो पहली चीज तो वो कि उस चैप्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से चैप्टर के टाइटल को, आपके चैप्टर का जो टाइटल है, आपके पोयम का जो नाम है, जो उसका शीर्षक है, उस शीर्षक को क्या करना है, आपने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कवर कर देना है। दूसरी चीज, उस चैप्टर का, उस टाइटल का जो भी वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर होना चाहिए। जहां जहां टाइटल अगर 2 से ज्यादा वर्ड्स में है तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज है अ शॉर्ट, एक संक्षिप्त, एक छोटी सी बट लेकिन ब्यूटीफुल, सुंदर सी, एलजिक यानी कि शोक प्रधान, जिसमें शोक का वर्णन हो, पोयम यानी कविता। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक संक्षिप्त लेकिन सुंदर शोक कविता है। कंपोज्ड जिसे बनाया है, जिसकी रचना की है, जिसकी बाय द फेमस यानी कि प्रसिद्ध ब्रिटिश, अंग्रेज, मॉडर्न, आधुनिक पोएट, कवि W.H. ऑडेन ने। तो W.H. ऑडेन से रिलेटेड वो बात आपको याद होगी कि W.H. ऑडेन साहब का जन्म हुआ था इनका इंग्लैंड में, इसलिए यहाँ पे ब्रिटिश पोएट लिखा गया है, लेकिन ये बाद में सेटल्ड हो गए थे जाके अमेरिका में। तो पैदाइशी ये अंग्रेज है, बाद में ही उन्होंने इंग्लैंड को चुना। हियर द पोएट, यहां कवि ने हैज हाईलाइटेड, प्रकाशित किया है, प्रकाश डाला है, द फ्रस्ट्रेशन, निराशाओं का, उलझनों का, जो उलझने हैं, जो निराशाएं हैं, कहां है, तो इनहेरिट इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो निराशाएं हैं, जो उसे विरासत में मिली है, उन निराशाओं की चर्चा यहां W.H. ऑडेन ने की है। टू हिज माइंड, कवि के अगर मन के अनुसार देखा जाए तो पीपल लीव, लोग जीते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं, इन अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, यानी कि सेंस में, समझ में, ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन के, एकांत के। लोग पैदा होते हैं, जीते हैं और अकेलेपन की समझ में मर जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो चाहते हैं उनकी जिंदगी में वो सारा कुछ हो नहीं पाता है। कहते हैं ना कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। मेनी ऑफ देयर विशेस, उनकी बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी उनकी इच्छाएं, मनुष्यों की, एंड डिजायर्स, बहुत सारी कामनाएं, बहुत सारी इच्छाएं, रिमेन, रह जाती है, अनफुलफिल्ड यानी कि अधूरी। इंसान जितना सोचता है उतना हो नहीं पाता, बहुत सारी इंसानों की इच्छाएं और मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं, डिस्पाइट, इसके बावजूद, देयर बेस्ट एफर्ट्स, उनके सबसे बेहतर प्रयासों, यानी सबसे बेहतर प्रयास किया था उन्होंने, जीवन को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिशें की गई थी, सबसे बेहतर प्रयास किए गए थे, इसके बावजूद भी इंसानों की बहुत सारी इच्छाएं और कामनाएं अधूरी रह जाती हैं, और इसी वजह से इंसान हताश, निराश होकर
अपनी जिंदगी को अलग ही तरीके से जी रहा होता है, शोक में जी रहा होता है। हर इंसान की अपनी कहानी है। कहते हैं ना, जिंदगी जीने की सबकी अपनी अपनी शैली है, किसी की चादर साफ तो किसी की चादर मैली है। ए मौला सुख की चादर क्यों सदा छोटी बनाता है, सिरा कोई भी पकड़ो दूसरा खुद छूट जाता है। ऊपर वाले ने हमें हर चीज से नवाजा है, लेकिन इच्छाओं को जन्म देकर उसने मनुष्यों को शोक के दलदल में धकेल भी दिया है। देखिए, सारा वजन इच्छाओं का है, वरना जिंदगी तो बहुत हल्की फुल्की है। जिंदगी के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो आपको और मुझे मुफ्त में मिलती है, जैसे ये सांसें, ये धड़कन, ये सूर्य का प्रकाश। और हमारी इच्छाओं की वजह से सारी कीमत मनोकामनाओं की है, सारा मूल्य इच्छाओं की है। और यही इच्छाएं जब पूरी नहीं हो पाती तो इंसान शोक में डूब जाता है, जिंदगी से हार जाता है। हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई, जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहां जाए कोई। इसकी स्लाइड ले लें आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे हमें कंटिन्यू करना है। अकॉर्डिंग टू WH ऑर्डेन, WH ऑर्डेन के अनुसार, यहां कॉमा रहेगा, WH ऑर्डेन के अनुसार मैन इज मूविंग, इंसान बढ़ रहा है, फास्ट, तेजी से, टुवर्ड्स डेथ, मृत्यु की तरफ। लाइक, जैसे, द फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स, यानी तेजी से जिस प्रकार पत्ते गिर रहे हैं उसी तरह से मनुष्य भी तेजी से अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। जैसे कि इस चैप्टर का ही नाम रखा गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी से गिर रही हैं, यानी कि अब मानव तेजी से अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। नथिंग विल लॉन्ग लास्ट, यानी कोई भी चीज लंबे समय तक नहीं टिकेगी। स्टिल, यहां तक कि ह्यूमन विल गो, मानव को भी जाना होगा और मानव को भी आगे बढ़ना होगा। कोई भी चीज अंतिम समय तक नहीं चलेगी। मनुष्य को भी एक दिन ये सारी दुनिया छोड़ के निकल जाना पड़ेगा। हैप्पीनेस इज स्नैच्ड, खुशियां छीनी जा रही है, बाय विस्पेरिंग नेबर्स, मौत के यमदूतों के द्वारा। विस्पेरिंग नेबर्स यानी मौत के यमदूत, मौत के यमदूतों के द्वारा खुशियां छीनी जाती है। द फॉलिंग लीव्स, गिरते हुए पत्ते, आर सिंबलाइज, यानी कि ये प्रतीक है, ये इशारा करते हैं, द प्रोसेस, प्रक्रिया का, ऑफ डीके, नष्ट होने के, डेथ, मृत्यु के, एंड ह्यूमन वेस्ट, और मानव की बर्बादी के, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। गिरते हुए पत्ते संकेत देते हैं मानव की बर्बादी, मानव की मृत्यु, मानव के जीवन का ये नष्ट होना। बड़े पैमाने पर कैसे इंसान बर्बाद हो रहे हैं, बड़े पैमाने पर कैसे लोग मर रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, इसी को संकेत करता है गिरता हुआ पत्ता। गिरता हुआ पत्ता यानी तेजी से बर्बाद होता हुआ मनुष्य, तेजी से अपने मृत्यु की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य। यहाँ एक लाइन लिखी गई है कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी गुलाबों का बिछावन नहीं है। पीपल ट्राई, लोग कोशिश करते हैं, एंड फेल, और असफल हो जाते हैं, टू मेक, बनाने के लिए, लाइफ, जीवन को, अर्थ, बेहतर, धनी, लिविंग, जीवन। लोग, सारे लोग कोशिश करते हैं अपने जीवन को संपन्न बनाने की, कुछ कोशिश करते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। लाइफ मस्ट बी लिव्ड, लेकिन जीवन को जीना चाहिए विथ एजरनेस, उत्सुकता के साथ।
जीवन को उत्सुकता के साथ जीना चाहिए, जीवन को आशाओं के साथ जीना चाहिए, उत्सुकता और आशा के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। द रोलिंग फ्रेम्स यानी कि बुक में जो चर्चा की गई थी, लुढ़कती हुई 4 पहिए की गाड़ी जिससे बच्चे खेलते हैं, चलना सीखते हैं, लकड़ी की गाड़ी 4 पहियों वाली। तो 4 पहियों की लुढ़कती हुई गाड़ी सजेस्ट बताती है, सलाह देती है दैट कि लाइफ नेवर सीज, जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन समाप्त नहीं होता, ये तो चलता रहता है, सतत यात्रा है ये। हम मुसाफिर हैं, आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं। एक बात याद रखिए, जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन इसकी कहानी बड़ी होनी चाहिए। ऐसा जरूर करिए कि आने वाले युगों युगों तक लोग आपको याद रखें। मरना तो निश्चित है। द टायर्ड ट्रैवलर्स, जो थके हुए यात्री हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं, बीइंग कंफर्टेड यानी उन्हें आराम मिल रहा है, बाय द वाइट वाटरफॉल, सफेद झरने के द्वारा, इन इंडिकेटिव ऑन द फैक्ट दैट, जो इस बात के संकेत के लिए है कि लाइफ गोज, जीवन चलता रहता है, ऑन इवन इन फेस ऑफ डीके एंड डेथ, नष्ट होने की स्थिति में भी, मृत्यु की स्थिति में भी जीवन चलता रहता है। ये जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है, और चलना ही केवल चलना है। ये जीवन चलता रहता है, रुक जाना ही मर जाना है, निर्झर ये झर के कहता है। तो ये जो निर्झर है, निर्झर यानी कि झरना, ये यही संकेत देता है चलते रहना है, चाहे स्थिति बर्बादी का हो, चाहे स्थिति मृत्यु का हो, चलते रहने का नाम जीवन है। द नीड ऑफ द आवर, अब वक्त की जरूरत ये है कि आप जिए जॉयफुल्ली, आनंद से, ओवरकमिंग, पार करते हुए, पार करते हुए सैडनेस, उदासी को छोड़िए, जीवन को जीजिए, यही इस वक्त की मांग है। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की तलाश में रहिए। मेरी एक फेवरेट लाइन है जिसे मैं हमेशा दोहराता रहता हूं, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम हैप्पी। जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य है खुश रहना। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, बन जाएंगे तो क्या मिलेगा? खुशी। आप आईएएस बनना चाहते हैं, बन जाएंगे तो क्या मिलेगा? खुशी। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम हैप्पी। जिंदगी का वो सबसे बड़ा लक्ष्य है खुश रहना। इसलिए खुश रहने की वजह ढूंढिए, दुखी रहने के तो हजारों कारण खुद है। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस यानी कि खुशी की खोज करना, इज द एम ऑफ लाइफ, जीवन का लक्ष्य है। खुशी की खोज करना ही जीवन का लक्ष्य है। 10 इस प्रकार से वी सी दैट, हम देखते हैं कि दिस पोयम, ये कविता, इज अ ब्लेंडिंग, ये कविता एक मिश्रण है, मिला जुला रूप है, ऑफ पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, आशावाद और निराशावाद का। द पीपल, लोग, हु आर अलाइव, जो जिंदा है, लोग जो आज जिंदा है, विल, वो, डाई, मरेंगे, टुमारो, कल। दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट, ये अभिव्यक्ति कि जो लोग आज जिंदा है वो कल मरेंगे, ये अभिव्यक्ति ये सजेस्ट करती है कि ह्यूमन लाइफ, इंसान का जीवन, इज नो बेटर देन डेथ, मृत्यु से बेहतर नहीं है। सब अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं,
द अंडरलाइन आइडिया इन दिस पोयम इज दैट, यानी इस कविता के अंदर का जो निचोड़ है, इस कविता का जो विचार है, अंतर्निहित विचार जो है इस पोयम का, वो ये है कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु निश्चित है। धरती की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सब मरेंगे, कोई भी यहां जिंदा बच के जाने वाला नहीं है। लाइक ट्री, पेड़ों के जैसे, मैन ऑल्सो हैज टू मीट, इंसान को भी मिलना होगा उसके एंड से, अपने अंत से। पेड़ जैसे एक दिन सूख जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां जैसे एक दिन गिर जाती हैं, वैसे ही इंसानों को भी एक दिन अपने अंत से मिलना होगा, एक दिन मृत्यु को गले लगाना होगा, हम सबको ईश्वर के घर जाना होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और अब हम आते हैं अपने चैप्टर हाइलाइट्स पर, जो कि मेरी लिखी किताब की सबसे बड़ी खासियत है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, वहां अपना ध्यान था। आइए, चैप्टर हाइलाइट इतने इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स कि चैप्टर हाइलाइट्स को अगर ध्यान से देख लिया गया तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन रटाने पर विश्वास नहीं करता, क्वेश्चन कहां से बनाए जा सकते हैं उस सोर्स तक पहुंचाने पर विश्वास करता हूं। आप बिल्कुल क्वेश्चन बैंक की तरफ मत देखिए, आप ये देखिए कि क्वेश्चन राइटर बना कहां से रहा है। जिसने आपकी एग्जाम लेनी है, अगर उसके हाथ में रेनबो की किताब आएगी, अगर उसे क्वेश्चन सेट करना होगा, तो वो क्वेश्चन कहां से लाएगा, कैसे क्वेश्चन सेट करेगा, वहां आपको सोचना है, और वो है चैप्टर हाइलाइट। देखिए, पहला हाइलाइट पॉइंट है कि W.H. Auden was born in 1907 and died in 1973। ये सभी के सभी वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बट इसे आप याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। W.H. Auden was born in England, इंग्लैंड में जन्म हुआ था उनका, एंड आफ्टर 1939 और 1939 के बाद वो सेटल्ड हो गए थे अमेरिका में। तो बीच की ये डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है कि जन्म तो हुआ था उनका 1907 में इंग्लैंड में, लेकिन 1939 में वो चले गए अमेरिका और वहीं बस गए। एक और आपके लिए लाजवाब पॉइंट है कि ही वॉज अवार्डेड, उन्हें सम्मानित किया गया पुलिट्जर प्राइज देकर 1948 में। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों दिया गया, तो उनकी एक बुक आई थी द एज ऑफ एंजाइटी, इसी बुक के लिए, इसमें बहुत सारे पोएम्स थे, इसी बुक के लिए इन्हें मिला था पुलिट्जर प्राइज। अच्छा, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएंगे। ही वॉज अ वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, एक बहुमुखी प्रतिभा के और बौद्धिक रूप से मजबूत कवि थे वो, वर्स ड्रामाटिस्ट थे वो, क्रिटिक थे वो, ट्रांसलेटर थे वो, एडिटर थे वो, इतनी सारी चीजें एक इंसान के अंदर थी। पोएट्री टू हिम, उनके लिए कविता एक सीरियस गेम हुआ करती थी, एक सीरियस गेम की तरह से वो कविता लिखना समझते थे। W.H. Auden एक मॉडर्न पोएट है, एक आधुनिक कवि है, यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। His works are divided, उनके जितने भी काम हैं, जो पोएम्स, जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं, उन्हें बांट दिया जाता है ब्रिटिश फेज में, उसी को आप इंग्लिश फेज भी कह सकते हैं, और अमेरिकन फेज में, क्योंकि जिंदगी उनकी थोड़ी सी इंग्लैंड में बीती है, थोड़ी सी अमेरिका में बीती है। तो जब इंग्लैंड में रहते थे उस समय जो लिखा उसे इंग्लिश फेज या ब्रिटिश फेज कहा जाता है, अमेरिका में जाके जो लिखे उसे अमेरिकन फेज में रखा जाता है। उनके कुछ खास बुक्स का नाम जैसे कि द ओरेटर्स है, द डांस ऑफ डेथ है, लुक स्ट्रेंजर है, स्पेन है, अनदर टाइम है, न्यू ईयर लेटर है, फॉर द टाइम बीइंग है, द एज ऑफ एंजाइटी है उनकी बुक, द शील्ड ऑफ एक्लीज उनके द्वारा लिखी गई बुक है। ये सारा इंट्रो केवल W.H. Auden का था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपके पास मेरे द्वारा लिखी बुक इंस्पिरेशन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि आपके पास ये बुक है
तब तो सभी चैप्टर्स को मैंने ऐसे ही हाईलाइट किया है, वहीं से आपको मदद मिल जाएगी। W.H. Auden has talked, W.H. Auden ने बात किया है किस चीज के बारे में, तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में, निराशाओं के बारे में, परेशानियों उलझनों के बारे में बात किए हैं, वो जो मौजूद रहती हैं इंसान के जीवन में। और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की ये जो कविता है वो एक पेसिमिस्टिक कविता भी है और एक ऑप्टिमिस्टिक कविता भी है, आशावादी और निराशावादी दोनों है इसके अंदर। इन सेकेंड लाइन ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की जो सेकेंड लाइन कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इनमें जो नर्स वर्ड यूज किया गया है उस नर्स वर्ड का प्रयोग किया जाता है किसी प्लांट के लिए, किसी छोटे से पौधे के लिए जो किसी बड़े से पौधे की छांव में, जो किसी बड़े से पौधे की छांव में खिलता है, फूलता है, उसकी जिंदगी किसी बड़े से पौधे के नीचे बीतती है, उसकी छांव में। छोटे पौधे के लिए आया है नर्स वर्ड। पोयम पढ़ाते समय मैंने बताया था द मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के जो संदेशवाहक है, मौत के जो यमदूत हैं, उन्हीं को आपकी बुक में कहा गया है विस्परिंग नेबर्स, उन्हीं को कहा गया है विस्परिंग नेबर्स, यानी कि मौत के यमदूत। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी बीबीआई टॉपिक रहा। विस्परिंग नेबर्स एजेंट का काम करते हैं, किसके एजेंट का, तो मृत्यु के एजेंट का, ये भी आपके लिए एक बीबीआई टॉपिक है। विस्परिंग नेबर्स डिस्टर्ब करते हैं, मौत के यमदूत परेशान करते हैं। ये जो रियल डिलाइट है, वास्तविक जो खुशी है किसी इंसान की, उसके अंदर उसकी वास्तविक खुशियों को छीनने की कोशिश करते हैं विस्परिंग नेबर्स। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये उजागर करती है, ये प्रदर्शित करती है फ्रस्ट्रेशन को, निराशाओं को जो इंसान के जीवन में निहित है। ट्री सेड देयर लिव्स, पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं ऑटम के सीजन में। ऑटम को आप पतझड़ के नाम से जानते हैं। द फॉलिंग ऑफ लीव्स, गिरते हुए पत्ते, ये रेफर करते हैं, संकेत करते हैं स्पीडी अराइवल, तेज गति से आने वाली डेथ की तरफ, मृत्यु की तरफ। अगला टॉपिक है द ट्रेवलर्स, यात्री कौन है, तो हम लोग हैं, इंसान जो कि बढ़ रहे हैं हर क्षण अपने मृत्यु की ओर। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन जर्नी, इंसान की जिंदगी यात्रा से कम नहीं है, एक तरह से कहिए तो ये यात्रा ही है। एक टॉपिक इसमें भी था कि जो प्रैम्स की बात किया है, चार पहिए की जो गाड़ी की बात किया है, वो लड़ती रहती है, आगे की तरफ बढ़ती रहती है। यंग पर्सन्स आर ट्रेवलर्स, और द नाइटिंगल, जो बुलबुल है वो चुप है इस कविता में। अकॉर्डिंग टू द पोयम, इस पोयम के अनुसार द व्हाइट वाटरफॉल, सफेद झरना, कुड ब्लेस, आशीर्वाद दे सकता है द ट्रेवलर्स, यात्रियों को जो कि पासिंग थ्रू दैट वे, उस रास्ते से गुजर रहे। ट्रॉल्स का मतलब होता है दैत्य। पोयम पढ़ाते समय बताए थे दैत्य को मेंशन किया गया है इस पोयम में, जिक्र किया गया है इस पोयम में, और उसका चर्चा होता है स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में, स्कैंडिनेवियन दंत कथाओं में। इन दंत कथाओं में इसका जिक्र सुनने को मिलता है। स्कैंडिनेविया एक देश है, वही की कथाओं में इसका जिक्र मिलता है। ये थे इस चैप्टर के हाईलाइट पॉइंट्स। अब इसी की सहायता से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाएंगे। इस बुक के अंदर मैंने बहुत ही खूबसूरती से हर एक चैप्टर को ऐसे ही सजा के रखा है जैसा आप पढ़ रहे हैं। तो अगर आप सच में अपनी इस 12th इंग्लिश को और बेहतर बनाना चाहते हैं, आप बिहार के किसी भी जिला से बिलोंग करते हो, 12th इंग्लिश में अगर आपकी इच्छा 95 नंबर से ज्यादा स्कोर करने की है तो मेरी दो बुक्स हैं, लिटरेचर के लिए ये इंस्पिरेशन और ग्रामर के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। आप इस दो बुक को यूज कर सकते हैं, स्पेशली 12th और स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए ये बुक बनी है।
और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से बिहार के हर जिले में पहुंच रही है। रोज इसके ऑर्डर लगाए जा रहे हैं, रोज बिहार के कोने कोने से बच्चे इसे ऑर्डर कर रहे हैं। आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप तक भी ये किताब पहुंचाई जाएगी। अब आइए हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनका संबंध क्वेश्चन बैंक से है और इंस्पिरेशन बुक से है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी पे आपकी दृष्टि होनी चाहिए और बहुत अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस आपको बिहार में बिकने वाली किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। पूरी निचोड़ दी गई है इस कविता को। आइए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलते हैं, अब मजा आएगा। बिहार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा था 2024 में यानी इस साल और 2022 में। क्वेश्चन क्या था? ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्रियों को उनकी अंतिम यात्रा में। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के अंतिम स्टेंजा की ये लाइन है कि अगर भगवान चाहे तो सफेद झरने से भी यात्रियों को, मनुष्यों को उनकी अंतिम यात्रा में आशीर्वाद दे सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड द एंजल विल नॉट कम, यानी फरिश्ता भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन 2024 में बिहार बोर्ड में पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हुआ। बिहार बोर्ड ने इसे बहुत बार पूछा है। ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा नजर बनानी है तो, और फरिश्ता भी नहीं आएगा। ये जब हम पढ़ रहे थे पोयम तो बीच में मैंने बताया था कि बुलबुल चुप है, अच्छे लोग खामोश है, इसलिए जब जब धरती पर पाप बढ़ा है ईश्वर अपने अवतार भेजते हैं, लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। निराशा की तरफ ये कविता आपको संकेत करती है। फॉर ऑडेन, WH ऑडेन के लिए पोएट्री क्या थी? आज ही मैंने चैप्टर हाईलाइट में आपको बताया भी है कि WH ऑडेन के लिए कविता एक सीरियस गेम हुआ करती थी। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने 2023 के एग्जाम में पूछा था। अकॉर्डिंग टू ऑडेन यानी WH ऑडेन के अनुसार ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, इंसान की जिंदगी किससे बेहतर नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट करिए क्योंकि मैंने इसे बताया भी है। आप इसका आंसर कमेंट करिए। 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है। अगर आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट पढ़ रहा है। इसका आंसर आप कमेंट करिए। Who run scalding for their food, 2021 में बिहार बोर्ड ने पूछा कौन दौड़ता है अपने खाने को छीनने झपटने के लिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में किसकी चर्चा की गई है? कौन अपने भोजन की तलाश में दौड़ता रहता है? तो ट्रॉल्स दौड़ते रहते हैं, दैत्य दौड़ते रहते हैं। इसी की चर्चा इस चैप्टर में हुई थी। ट्रॉल्स की चर्चा एक माइथोलॉजी में की जाती है, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में इसका जिक्र सुनने को मिलता है। दंत कथा में Those white waterfall could blaze travelers in their last what, 2022 में पूछा। देखो क्वेश्चन आ रहा है आपकी बुक के अंदर से, क्वेश्चन आ रहा है आपके पोयम की लाइंस से, इसीलिए पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब जिसने इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस का आंसर वो कर लेगा। बाकी जो क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर से रट के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे ये क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे। द लाइन नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल चुप है, 2020 और 19 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो फिर ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है भाई साहब? ये लाइन तो ली गई है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाले चैप्टर से। WH ऑडेन का ये चैप्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द डॉट 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 ऑफ ह्यूमन लाइफ।
इंसान की जिंदगी के किस चीज की चर्चा करती है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इंसान के जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशंस है, निराशाएं हैं, उलझने हैं, उनकी चर्चा होती है। ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। सारे क्वेश्चन बैंक को मैं कवर करा रहा हूं, आप बड़े मजे के साथ पढ़िए, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा मैं आपके लिए। आपके एग्जाम्स बेहतर जाएंगे, सारा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट, जो सक्रिय हाथ है वो क्या हो जाएंगे? लोनली ऑन द सेपरेट नीड्स। तो जो सक्रिय हाथ है मरने के बाद ठंडे पड़ जाएंगे, हमने पढ़ा था। ये प्रश्न 2020 में बिहार बोर्ड ने पूछा था, आपने इसका आंसर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके लेखक, इसके पोएट कौन है? तो इसके पोएट सब जानते हैं, W.H. ऑडेन है। द प्रैम्स आर, चार पहिए की जो गाड़ी है वो क्या कर रही है? रोलिंग कर रही है, लुढ़कती जा रही है, आगे बढ़ रही है। द ट्रेवलर्स आर वी, यात्री कौन है? हम है। और हम क्या है? तो ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है। ये इसका आंसर होगा कि द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन बीइंग, हम मानव प्राणी हैं जो बढ़ रहे हैं अपने मृत्यु की तरफ, अपने डेथ की तरफ। द फॉलिंग ऑफ, किस चीज का गिरना संकेत करता है? तेज गति से आने वाली मृत्यु को। पत्तियों का गिरना संकेत करता है इंसान तेजी से अपने मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो कौन सी ऐसी चीज है इस पोयम में जो कि गूंगी हो गई है? देख करके पत्तों से रहित पेड़ को। नाइटिंगेल, बुलबुल। वो वाटरफॉल जिसकी चर्चा हमने की है, झरना जिसकी चर्चा इस चैप्टर में हुई, झरने का रंग क्या बताया गया था? व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज सेड, पत्तियां गिर जाती हैं, पेड़ गिरा देते हैं अपनी पत्तियों को। कौन से मौसम में? पतझड़ में, ऑटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन आर द ट्रैवलर्स, कैसे लोग यात्री हैं? यात्री कौन है? हम यंग लोग यात्रा कर रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। W.H. ऑडेन कैसे पोएट थे? इसका आंसर प्लीज आप कमेंट करें कि आपके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए। W.H. ऑडेन कैसे राइटर थे, कैसे पोएट थे? मॉडर्न पोएट थे, क्लासिकल पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, या इनमें से जो तीनों ऑप्शन मैंने दिए हैं तीनों गलत है? जो आपका आंसर होगा आप मैसेज कीजिएगा। W.H. ऑडेन वॉज, W.H. ऑडेन थे, क्या थे? क्या थे? W.H. ऑडेन क्या थे? वो एक पोएट भी थे, एक वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे, एक क्रिटिक भी थे, यानी कि सब थे। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडेन ओन पुलिट्जर प्राइज इन। W.H. ऑडेन को ये पुलिट्जर प्राइज कब मिली थी? 1948 में मिली थी। द ओरेटर्स नाम की बुक किसने लिखी है? W.H. ऑडेन ने लिखी है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोयम। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किस तरह की पोयम है? तो यह एक पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक पोयम है, आशावादी सह निराशावादी कविता है। Who are whispering neighbors? Whispering neighbors कौन है? Whispering neighbors है मैसेंजर ऑफ डेथ, मृत्यु के सौदागर, मृत्यु के यमदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेकेंड लाइन ऑफ द पोयम, इस पोयम की जो सेकेंड लाइन है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की जो सेकेंड लाइन है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया था नर्स। नर्स का प्रयोग किस चीज के लिए हुआ? मैं आपको चैप्टर हाईलाइट में समझाया था इसे। नर्स का प्रयोग हुआ है प्लांट के लिए, एक छोटे से पौधे के लिए जो एक बड़े से पौधे की छांव में जीता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? तो ये एक लिरिक है, इसे हम गा सकते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डॉट 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 डॉट, द
frustration inherent in human life. Now the leaves are falling fast इनेक्ट करता है, दर्शाता है, प्रदर्शित करता है इंसान के जीवन की निराशाओं का. The dot 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 of death are whispering neighbors. Whispering neighbors मौत के यमदूत कौन है बच्चों? Messenger of death, मृत्यु के सौदागर. Whispering neighbors left and right, मौत के यमदूत दाएं और बाएं हैं. ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट वाले चैप्टर से ली गई है. हु डिस्टर्ब्स द रियल डिलाइट ऑफ पर्सन, इंसानों की जो सच्ची खुशी है उसे डिस्टर्ब कौन करता है? यही सब करते हैं, विस्परिंग नेबर्स लोग करते हैं. हु विल नॉट कम फॉर हेल्प, सहायता के लिए कौन नहीं आएगा? एंजल नहीं आएगा, फरिश्ता नहीं आएगा, देवदूत नहीं आएगा. फॉर विच क्रिएशन, किस रचना के लिए W.H. ऑडेन को अवार्ड मिला था पुलिट्जर प्राइज? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए. किस किताब के लिए W.H. ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज देकर सम्मानित किया गया था? मैंने पोयम में भी बताया है, चैप्टर हाईलाइट में भी बताया है. Whose works are divided into two phases, किसके कार्य, किसके द्वारा लिखी गई सारी चीजों को दो फेज में बांटा जाता है? W.H. ऑडेन के. इसे दो फेज में बांट देते हैं हम. जब इंग्लैंड में रहे तो वहां जो कुछ भी लिखे उसे इंग्लिश फेज में, और जब अमेरिका चले गए वहां जो भी लिखे उसे अमेरिकन फेज में रखते हैं. विस्परिंग नेबर्स आर फॉर एजेंट ऑफ, विस्परिंग नेबर्स एजेंट है. किसके एजेंट है? तो विस्परिंग नेबर्स एजेंट है डेथ के, मृत्यु के. Those white waterfall could bless travelers in their last distress. लाइन बाय लाइन पढ़ने का यही फायदा होगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. इसलिए आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि लाइन बाय लाइन पढ़िएगा. नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल खामोश है. ये लाइन किस चैप्टर की है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर की है. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट डॉट 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 ऑफ ह्यूमन लाइफ. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इंसान के जिंदगी के किस चीज की चर्चा करता है? फ्रस्ट्रेशन की चर्चा करता है. ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंस्पिरेशन से ले रखे हैं. इंस्पिरेशन में ऐसे ही चैप्टर हाइलाइट्स मिलेंगे, समरी मिलेंगी, आपको सभी चैप्टर के भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे. ये बहुत अच्छी बुक है आपकी तैयारी के लिए, और ये है आपके ग्रामर की बुक, जिसके जरिए आप ग्रामर की मुश्किल कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान लोकल अपनी भाषा में समझ सकते हैं. अगर ये बुक आपके पास है तो आप समझिए कि ये बुक नहीं, ये आपका टीचर है जो आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेगा. इसे खुद से पढ़ के समझा जा सकता है, सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. विल यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट. मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहां मैं आपके लिए लेके आऊंगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट की शॉर्ट क्वेश्चंस लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ. यानी इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर किया गया. पहले इसकी लाइन बाय लाइन हिंदी पढ़ी गई, फिर समरी किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए, अब शॉर्ट क्वेश्चंस और लाइन एक्सप्लेनेशन करके हम इस चैप्टर को बंद करेंगे और फिर एक नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जो कि अब होगा प्रोज सेक्शन की तरफ से, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की तरफ से. आई होप आपको ये क्लास एंजॉय किया होगा आपने. अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा लाए गए लेसन्स आपको पसंद आ रहे होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.